हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले ने दी थी। अ, और ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है। और इससे पहले मेनली की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करती थी, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो फिर मोजले ने अपना खुद का पीरियोडिक लॉ दिया, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, properties of the elements are the periodic function of their atomic number। इससे पहले एटॉमिक मास था, बट अब यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो ये रही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें ये सारे पीरियड्स हैं, टोटल मिला के 7 पीरियड्स हैं, और ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर, और टोटल मिला के 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया हुआ, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। इस तरह से एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जो कि हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ठीक है। एक एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में, ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहा है, और इन ऑर्बिट्स को हम सेल्स भी कह देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास में के सेल है, और ये हमारे पास में एल सेल है। अगर बात की जाए कि एक पर्टिकुलर सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो नील्स बोर के फॉर्मूले 2n² की हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इस फॉर्मूले में अगर हम n=1 रखते हैं, तो हम के सेल में इंटर करेंगे और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 मिलेंगे। और यदि अगर हम एट n=2 रखते हैं, तो हम एल सेल में इंटर कर जाएंगे और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 मिलेंगे। और एट n=3 हम एम सेल में इंटर करेंगे और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 मिलेंगे। और जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, वैसे ही सेल्स भी बढ़ती जाती हैं। और एक्चुअल में एम सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 नहीं होंगे। ये जो एम सेल है ना, एम सेल, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 नहीं होंगे, यहाँ पर केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक्चुअल में अगर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का किया जाए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से होंगे, जैसे कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक्चुअल में अदर फैक्टर्स जैसे एनर्जी लेवल वगैरह को कंसिडर करते हुए किया गया है, जो कि हम हायर क्लासेस में समझेंगे। ठीक है। आपके लिए अभी जानना इतना ज़रूरी है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होगा 2, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है। अब इसी के बेसिस पर किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि पीरियड नंबर 1 में हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2। ठीक है। पीरियड नंबर 2 में हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कितने, 8। और पीरियड नंबर 3 में हमारे पास में फिर 8 आएंगे, 4 में 18, 5th में 18, और फिर बाद में फिर 32, 32। इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। तो देखिए हमारे पास में इस पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड में हमारे पास में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड पीरियड में हमारे पास में 8 एलिमेंट्स है, और थर्ड में भी हमारे पास में कितने हैं, 8 एलिमेंट्स। जैसा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था कि हमारे पास में 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। ठीक है। तो अब नेक्स्ट 2 ग्रुप में हमारे पास में कितने होने चाहिए, 18 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हमारे पास में 4th और 5th में हमारे पास में 18 एलिमेंट्स होंगे। और अगले नेक्स्ट
टू ग्रुप्स में हमारे पास में कितने होने चाहिए, 32 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हमारे पास में 6 ग्रुप और 7 ग्रुप में 32 एलिमेंट्स होंगे। और आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे तो 18 एलिमेंट्स है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में 6 और 7 ग्रुप के बचे हुए एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर लेंथेनोइड में 14 एलिमेंट्स है और एक्टिनोइड में 14 एलिमेंट्स है। तो टोटल मिला के 6 और 7 ग्रुप में हमारे पास में 32 एलिमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए किसी भी एटम के अंदर आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, देखिए सोडियम है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास में कितना होता है, 11। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो किस तरह से आएगा, 2 8 और आखिरी में कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर हमारे पास में कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 आएंगे। ठीक है, अब इसको हम एटम के अंदर देखते हैं। तो देखिए हमारे पास में ये एटम है और इस एटम में हमारे पास में फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी फिर नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर हमारे पास में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और बाकी एक बचा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर आएगा। ठीक है, हमारे पास में यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो बस ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वही क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ हमारे पास में एक और टर्म है जो कि बैलेंसी है। ठीक है, तो बैलेंसी को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैग्नीशियम की बैलेंसी फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास में मैग्नीशियम में उसके आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और यही 2 हमारे पास में क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम बैलेंसी फाइंड आउट करते हैं, तो मतलब ये है जैसे हमारे पास में ये 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और एक रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इससे तो अच्छा यह है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा दें, और जितने इलेक्ट्रॉन हम लूज़ या गेन कराते हैं वही हमारी बैलेंसी कहलाती है। तो यहाँ पर इस मैग्नीशियम के केस में हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए जिनको हम लूज़ करा रहे हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कराने हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसीलिए हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन हम गेन करा रहे हैं, लूज़ करा रहे हैं, तो हमारी बैलेंसी कितनी हो गई, 2। ठीक है, और अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे पास में आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो हमारे पास में हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन हम गेन कराते, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराते तो 2 इलेक्ट्रॉन जो गेन करा रहे हैं हमारी वो बैलेंसी हो जाती। पर 3 इलेक्ट्रॉन बचते तो हम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कराते, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमारी बैलेंसी हो जाती। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हम लो से गेन कराते हैं वही हमारी बैलेंसी कहलाती है। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज की। ठीक है, तो एटम के न्यूक्लियस और एटम की आउटर मोस्ट सेल के बीच के डिस्टेंस को हम एटम की रेडियस कहते हैं, और जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतना ही ज़्यादा एटम का साइज होगा। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन की रेडियस हमारे पास में कितनी है, 37 पिकोमीटर है, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है। ठीक है, अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अलोंग एटम का साइज लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो डिक्रीज होता है, क्योंकि के एट दैट टाइम न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटम का साइज लेफ्ट से राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो डिक्रीज होता है। और अगर हम ग्रुप में अगर बात करें तो ऊपर से जब नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप, एटम का साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे कि ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें फॉर एग्जांपल हम 4th पीरियड की बात करते हैं। ठीक है, तो 4th पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि इस 4th पीरियड में अगर हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें
तो हमारे पास में आउटर मोस्ट सेल कौन सी आएगी, एन सेल आएगी, और कैल्शियम में भी आउटर मोस्ट सेल एन आएगी। इसी तरह से पूरे फोर्थ पीरियड में हमारे पास में आउटर मोस्ट सेल एन ही रहेगी, मतलब आउटर मोस्ट सेल फिक्स्ड है, लेकिन उस आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एक ही सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। और किसी भी एटम में जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब अब जैसे कि एक ही सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो उतना ही उसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। और न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि नई सेल में हम इंटर नहीं कर रहे हैं, एक ही सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जाते टाइम बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है और जो हमारा एटम है वो श्रिंक करने की टेंडेंसी में आ जाता है। तो हमारा लेफ्ट टू राइट जाते टाइम एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, तो एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो जाता है। और अब बात करें कि डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे नई सेल ऐड होती जाती है। अब नई सेल ऐड होती जाएगी तो अब जो नए इलेक्ट्रॉन आएंगे वो नई सेल में इंटर करेंगे, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते जा रहे हैं। अब न्यूक्लियस से जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो एटम का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि कि अब न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन्स पर कमज़ोर होती जाएगी, तो इस वजह से एटम का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप एटम का साइज इंक्रीज होगा नई सेल ऐड होने की वजह से। लेकिन जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उस टाइम पे नई सेल ऐड नहीं होती है, इस वजह से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक जिग लाइन होती है। ठीक है, और ये जो जिग लाइन होती है मेटल और नॉन मेटल को क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, अब इस जिग लाइन की बॉर्डर पर जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम सेमी मेटल्स कहते हैं, या फिर मेटलॉइड्स भी उन्हें कह देते हैं। ठीक है, तो सेमी मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती है। ठीक है, अब जैसे सेमी मेटल्स में बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये देखिए पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स को अलग अलग कलर से भी रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि मेटल्स को इस कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में ये वाला जो कलर है यहाँ पे, ये सब मेटल्स हैं और ये टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और ये वाला कलर नॉन मेटल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये यहाँ पर है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो नॉन मेटल है, और ये कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पे अवेलेबल है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये मेटलॉइड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो मेटलॉइड्स कहाँ पर है, ये इस जिग लाइन पर मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में भी हमने देख लिया कि किस तरह के एलिमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए मेटल्स की अगर डिटेल में बात की जाए तो मेटल जब भी कोई बॉन्ड बनाती है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करती है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर रिमूव हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर जा रहा है तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी वजह से मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे एक पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको बताया था मैंने कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि क्या न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन लूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन लूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है तो फिर वहाँ पे क्या होता है, मेटल का करेक्टर जो है डिक्रीज़ होने लगता है। तो अलोंग द पीरियड जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, बाकी अगर हम नीचे की तरफ जाएं, डाउन द ग्रुप जाएं, तो उस समय क्या होता है, जैसे हम नीचे जाते हैं नई सेल ऐड होती जाती हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान हो जाता है। इस वजह से जब नीचे जाते हैं हम ग्रुप में तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, अब बात अगर करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जब भी कोई बॉन्ड बनाती है
तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की वजह से नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।